हेलो। तो आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि इसमें हम हार्ट डिसीज़ के साथ में डायबिटीज़ की भी बात करेंगे। और इस डिस्कशन के लिए मैंने इनवाइट किया है मुंबई की एक काफ़ी मशहूर जानी-मानी डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रीति संघवी। डॉक्टर प्रीति संघवी पिछले करीब 21 सालों से मुंबई में डायबिटोलॉजी प्रैक्टिस कर रही है, इसलिए इनका एक्सपीरियंस डायबिटोलॉजी या डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के मामले में काफ़ी बड़ा है। ये जो हमने विषय लिया है हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ दोनों साथ में, वो इसीलिए क्योंकि बहुत बार ये देखा गया है कि हार्ट डिसीज़ यानी कि हार्ट के ब्लॉकेज वाली डिसीज़ और डायबिटीज़ ये दोनों साथ साथ चलते हैं। जिनको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उनको आगे चल के डायबिटीज़ हो जाता है, या जिनको डायबिटीज़ है उनको आगे चल के हार्ट के प्रॉब्लम्स आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स में ये दोनों ही बातें एक साथ देखी जाती हैं। तो इसलिए इस विषय पर हम डॉक्टर प्रीति संघवी के साथ डिस्कस करेंगे इस विषय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। हेलो मैडम, सबसे पहले तो थैंक्स कि आप इस शो में आने के लिए राज़ी हुए। मैं बहुत श्योर हूँ कि आप जो कुछ भी गाइडेंस देंगे इसका हमारे ऑडियंस को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो अब सीधे आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़ बहुत बार ये दोनों चीज़ें साथ में देखी जाती है लोगों में। तो आपके हिसाब से इन दोनों में क्या कनेक्शन है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा एक्चुअली। सो इसका बहुत गहरा संबंध है। डायबिटीज़ के मरीज़ एक्चुअली डायबिटीज़ से नहीं मरते हैं, वो हार्ट डिजीज़ से मरते हैं। और दोनों की कॉमन सॉइल हाइपोथेसिस होती है, यानी दोनों के कारण लगभग एक जैसे हैं। जैसे कि ज़्यादा आयु होना, मोटापा होना, ज़्यादा एक एक जगह पे बैठे रहना, जेनेटिक यानी अगर आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है या हार्ट डिजीज़ है तो आपको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रॉन्ग खाना पीना, स्ट्रेस लेवल्स, तो ये सब कॉमन फैक्टर्स है जिसकी वजह से डायबिटीज़ भी होता है और हार्ट प्रॉब्लम भी होता है। और डायबिटीज़ को नियंत्रित किया गया तो आगे चल के हार्ट इश्यूज़ होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। अब हम आते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स में हार्ट डिसीज़ के लिए स्क्रीनिंग करना या चेक करना या जांच करना किस हद तक आप सही समझते हो? क्या आप इसे रेकमेंड करते हो? अगर हाँ, तो कौन से टेस्ट आप रेकमेंड करते हो? जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ बहुत गहरे संबंध हैं। और इसकी जांच इसलिए भी करनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके चिन्ह नहीं होते, यानी सिम्टम्स नहीं होते हैं। तो डायबिटीज़ को भी साइलेंट किलर माना जाता है और ख़ास करके डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो हम लोग सिर्फ चिन्ह पे या सिम्टम्स पे निर्भर नहीं रहते हैं, इसके लिए जांच भी करना ज़रूरी है। जांच में ईसीजी है, स्ट्रेस टेस्ट है। अगर लोगों को कोई शिकायत है तो हम, लेकिन बेसलाइन जांच हम सबकी कराते हैं। शुगर के अलावा ब्लड प्रेशर भी देखना ज़रूरी होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स देखना ज़रूरी होता है, एक बेसलाइन ईसीजी करना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली तो जैसा कि मैडम ने बताया कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनमें हार्ट डिसीज़ होने का चांस रहता है, इसलिए उनको हार्ट के प्रॉब्लम के लिए स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ईसीजी, 2D इको, ट्रेडमिल टेस्ट, इस तरह के टेस्ट किए जाते हैं। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे सवाल पर कि डायबिटीज़ के पेशेंट में शुगर लेवल का टारगेट आप क्या रखते हैं? किस लेवल तक आप चाहते हैं कि एक डायबिटीज़ के पेशेंट का शुगर लेवल मेंटेन रहे? साथ में हमें में ये भी बताइए कि ये जो दूसरा टेस्ट है HbA1c, जो कि एक पेशेंट के पिछले 3 महीने की एवरेज शुगर लेवल को दिखाता है, उसके लेवल के बारे में भी हमें ज़रा बताइए। हाँ, सो टारगेट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको मालूम ही नहीं कि टारगेट क्या है तो आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आप एक्चुअली आपके नॉर्मल लेवल्स हैं या नहीं नॉर्मल लेवल है। तो एक जनरल डायबिटिक पेशेंट के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि फास्टिंग यानी कि जो भूखे पेट की शुगर होती है वो 80 से 110 के करीब इसके बीच में रहनी चाहिए। 80 के नीचे भी सही नहीं है, 110 के ऊपर भी सही नहीं है। जो 2 घंटे के खाने के बाद की शुगर होती है वो 140 के करीब होनी चाहिए। और जो रैंडम ब्लड शुगर है वो 200 के अंदर होनी चाहिए। हमारा इरादा ये होता है कि बहुत वेरिएबिलिटी भी नहीं होनी चाहिए, यानी बहुत फ्लक्चुएशंस, यानी उतर चढ़ाव भी अच्छा नहीं है। तो कोई भी शुगर अगर आप दिन की देख लीजिए तो 80 के नीचे नहीं चाहिए, 170 के अंदर रहेगी तो ज़्यादा बेहतर हम लोग शुगर कंट्रोल मानते हैं थ्रू आउट द डे एज। और HbA1c यानी कि जो 3 महीने की शुगर की एवरेज है वो अगर यंग पेशेंट है तो हम लोग 6 साढ़े 6 के करीब रखना चाहेंगे। ज़्यादातर लोगों में 6.5 से 7 के बीच में हम लोग अच्छा शुगर कंट्रोल मानते हैं। लेकिन कोई एल्डरली एज ग्रुप है, यानी ज़्यादा उम्र वाले हैं जिनको बहुत सारे और दूसरे प्रॉब्लम्स हैं, जिनको बार बार शुगर लो होने की शक्यता होती है, तो उनके थोड़े लेवल्स हम लोग रेज रखते हैं समवेयर अराउंड 7.5 to 8। तो ज़्यादातर लोगों को में 6.5 से 7 के बीच में अच्छी शुगर मानते हैं उसको। एग्जैक्टली तो शुगर के ये लेवल्स जो मैडम ने आपको बताया ये डेफिनेटली ध्यान में रखिए, क्योंकि जब आप जानेंगे कि आपका शुगर लेवल क्या मेंटेन करना है तो उस तरह से आप आपकी लाइफस्टाइल और आपकी दवाइयों के साथ ज़्यादा कंप्लाइंट रहेंगे, उसको बराबर फॉलो करेंगे।
तो अगला प्रश्न, क्या आप ऐसे कुछ साइंस, सिम्पटम्स, चिन्ह के बारे में हमें बताना चाहेंगी जो कि अगर एक डायबिटीज़ के पेशेंट में डेवलप हो रहे हो, तो इस बात के आसार बढ़ जाते हैं कि उसको हार्ट का प्रॉब्लम शुरुआत हो रहा है और उसको हार्ट के डॉक्टर को या हार्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए? जी ज़रूर, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि साइलेंट अटैक्स बहुत कॉमन है, लेकिन काफ़ी सारे चिन्ह भी होते हैं जो आप अगर अगर सतर्क है तो आप खुद ही जान पाएंगे कि शायद हार्ट के इश्यूज़ होते हैं। उनमें से खास करके चेस्ट में कुछ अनईजीनेस जो पहले नहीं हुआ करता था, चेस्ट में भारीपना, अगर चलने के टाइम बाद में आपको सांस फूलने लगती है जो पहले नहीं होती थी, सीढ़ी चढ़ने के टाइम सांस फूलने लगती है, कोई प्रकार की आपको अनकॉन्शियसनेस कभी हो गई हो, तो ये सारे चिन्ह हैं कि आपको शायद डायबिटीज़ के अलावा आपको हार्ट इश्यूज़ भी है। एग्जैक्टली मैडम। तो ये जो साइन सिम्टम्स मैडम ने डिस्कस किए, जैसे चेस्ट पेन हो गया, ब्रेथलेसनेस हो गया, बेहोशी आना हो गया, कभी कभी सीने में तेज़ धड़कन आना हो गया, इस तरह के अगर साइन सिम्टम्स आपको डेवलप हो रहे हो, अगर आपको डायबिटीज़ है, तो आपने ज़रूर आपके कार्डियोलॉजिस्ट को एक बार दिखाना चाहिए। ओके, तो अब अगला प्रश्न, डायबिटीज़ के क्षेत्र में कोई रीसेंट एडवांसेस के बारे में क्या आप डिस्कस करना चाहेंगे? कुछ ऐसे एडवांसेस जिसका फ़ायदा हार्ट के पेशेंट को भी होता हो? जी, जी, बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि एक ज़माना था जब हम सिर्फ़ शुगर सेंट्रिक थे, यानी सिर्फ़ शुगर को देखा करते थे, क्योंकि दवाई भी उस तरह की थी और कोई हमारे पास ज़्यादा चारा नहीं था। लेकिन आजकल बहुत सारी नई दवाई, अच्छी दवाई आई है, जो ना केवल शुगर को सही रखती है, लेकिन हार्ट इश्यूज़ को भी बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती है। कहीं न कहीं लाइक एक एक दवाई है SGLT2 इन्हिबिटर्स, वो क्या करती है, वो दवाई आपके यूरिन से शुगर को निकाल देती है। वो ना केवल शुगर के लिए अच्छी है, थोड़ा सा वेट लॉस करने में भी हेल्प कर जाती है और आपके हार्ट और किडनी को भी प्रोटेक्ट करती है। तो बहुत सारी अच्छी दवाई है। दूसरे और एक ग्रुप ऑफ एजेंट्स है जिसको हम लोग GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट बोलते हैं, वो भी हार्ट और मोटापे के लिए भी, ना केवल शुगर के लिए लेकिन हार्ट और मोटापे के लिए भी बहुत अच्छी मानी जाती है। वो थोड़ी सी महंगी होती है, बट आप अपने डॉक्टर को ज़रूर पूछिएगा, अगर आपको हार्ट के इश्यू और डायबिटीज़ है तो ये दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। और फाइनली मैडम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप ऐसे कुछ उपाय या मेजर्स के बारे में हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे जो कि करने से एक डायबिटीज़ का पेशेंट हार्ट डिसीज़ उसमें डेवलप होने के जो आसार है, जो पॉसिबिलिटी है, उसको कम कर सके? जी ज़रूर। एक बुरी बात यह है कि डायबिटीज़ और हार्ट प्रॉब्लम दोनों जानलेवा बीमारी है, लेकिन अच्छी बात ये भी है कि बहुत हद तक हम दवाइयों के अलावा बहुत कुछ अपनी तरफ से भी कर सकते हैं, जहाँ पे ये दोनों की रोकथाम अच्छे से हो सके। और दोनों की मुख्य चीज़ है कि आप थोड़े फिज़िकली एक्टिव रहिएगा, एटलीस्ट 150 मिनट हर हफ्ते, उतना तो मिनिमम चलना है, ज़्यादा चलोगे तो और अच्छी बात है। मोटापा बढ़ने नहीं देना, रेगुलर जांच कराना, ना सिर्फ डायबिटीज़ के लिए लेकिन हार्ट के लिए भी। ज़्यादा चिकनाई वाला या ज़्यादा फैट वाला खाना नहीं खाना और स्ट्रेस लेवल्स कम रखना। अगर आप इतना भी कर पाए इन एडिशन टू रेगुलर मॉनिटरिंग एंड रेगुलर ट्रीटमेंट, तो आप ज़रूर डायबिटीज़ हार्ट प्रॉब्लम होने के बावजूद आप अच्छे से जी सकते हैं। जी, बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैडम कि आपने इन सारे सवालों के बहुत ही अच्छे हमें जवाब दिए, जो कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो ऑडियंस है उनको डेफ़िनेटली हार्ट डिसीज़ और डायबिटीज़ दोनों मैनेज करने में काफ़ी कारगर साबित होंगे। मैं आशा करता हूँ कि आज के एपिसोड में जो कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होंगी, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ जो कुछ भी हम ये इन्फॉर्मेशन देते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले। और अगर आपके कुछ कमेंट्स, क्वेरीज़, कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे कमेंट सेक्शन में डेफ़िनेटली पोस्ट करके मुझे बताइए। और अगले एपिसोड तक बाय बाय।